नमस्कार। हम लोग अपनी कक्षाओं में मीमांसा न्याय प्रकाश ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं और इसी क्रम में अभी हमने प्रयोग विधि के सहकारीभूत प्रयोग विधि जो क्रम के माध्यम से प्रयोग प्रासुभाव का बोध कराती है, उस क्रम के सहकारीभूत षट प्रमाणों की हम चर्चा कर रहे हैं और 3 प्रमाणों की हम चर्चा पिछली कक्षा में कर चुके हैं, जिनमें से श्रुति अर्थ और पाठ क्रम हमने देखा है। इनका अध्ययन ग्रंथ के आधार पर किया है। अब इस कक्षा में हम अवशिष्ट 3 जो उत्तरवर्ती हैं, स्थान, मुख्य व प्रवृत्ति, हम इन 3 क्रमों की चर्चा अब यहाँ देखेंगे। इसी क्रम में ग्रंथकार स्थानक क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रकृतो नानादेशानां पदार्थानां विकृतो वचनात् एकस्मिन् देशे अनुष्ठाने कर्तव्ये यस्य देशे अनुष्ठीयन्ते तस्य प्रथमम् अनुष्ठानम् इतरयोः तु पश्चात् अयं स क्रमः अयं यः क्रमः स स्थानक क्रमः। का प्रकृतो नाना देशानां पदार्थानां, प्रकृति याग में प्रकृति याग और विकृति याग की हमने चर्चा की है। जहाँ सभी अंगों का उपदेश होता है, समग्र अंग का उपदेश होता है, वहाँ प्रकृति याग होता है, और जहाँ समग्र अंगों का उपदेश नहीं होता वह विकृति याग होता है। जिस प्रकार से हमने उदाहरण देखा, दर्श पूर्ण आदि जो हैं वो प्रकृति याग हैं और सौर्यादि इष्टि विकृति याग है। इसी प्रकार से यहाँ भी का प्रकृति में नाना देश में जो स्थित पदार्थ हैं उनका विकृति याग में जब प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, यह प्रकृति के समान ही विकृति करें, यह अतिदेश जब आता है तो कैसे करें, तो इसी क्रम के आधार पर कि प्रकृति में तो क्रम का निर्देश है, लेकिन विकृति में चूंकि अंग का बोध ही नहीं है, अंग का उपदेश ही नहीं है, तो अंगों के क्रम का भी उपदेश नहीं होगा। तो फिर कौन से पदार्थ का कब अनुष्ठान करें, यह जब शंका होती है तो प्रकृति में जहाँ जहाँ जिस प्रकार से क्रम बनाया था पदार्थों का, उसी प्रकार से विकृति में भी उसी क्रम से प्रयुक्त होंगे वे द्रव्य तत्तद्रव्य। यह जिस क्रम से पता लगे उसे ही हम स्थानक क्रम कहते हैं। और ध्यान रहे, यहाँ स्थानक क्रम विनियोग विधि वाले स्थान प्रमाण से अलग अर्थ रखता है। तो प्रकृति याग में विभिन्न देशों में, देश यहाँ भी है, देश का बस इतना ही, देश की समानता इतनी ही है कि यहाँ जो स्थान प्रमाण होगा, स्थानक क्रम होगा, वह प्रकृति वाले देश के समान ही विकृति वाले देशों में तत्त द्रव्यों के क्रम का निर्देश करेगा। तो प्रकृति याग में नाना देशों में अनुष्ठित, नाना देशों में अनुष्ठेय, नाना देशों में, विभिन्न देशों में, विभिन्न स्थानों में अनुष्ठेय जो पदार्थ हैं, पदार्थ पशु आदि जो हविष्य हैं, तो उन पदार्थों का जब विकृति याग में विधि वाक्य से एक देश लेकर, विकृति याग में एक देश लिया, क्या प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो कहा विधि वाक्य से एक देश में, नाना देश से एक देश में, अन्य अन्य जगहों पर जैसे एक प्रकृति याग है, उसमें विभिन्न जगहों पे पशु रूपी पदार्थ की प्रयुक्ति होगी। तो उन पदार्थों के हिसाब से अब जब हम विकृति याग करते हैं तो वहाँ विभिन्न देश नहीं होते, विकृति याग छोटा होता है, इष्टि छोटी होती है विकृति। तो वहाँ भिन्न भिन्न देश में स्थित पदार्थों को एक देश में किस प्रकार से अनुष्ठान करेंगे, यह जिसके देश में अनुष्ठान किया जाता है उस पदार्थ का प्रथम ग्रहण करेंगे। यह जो बताना है, यह जो बताएगा, वह क्रम स्थानक क्रम कहलाता है। जैसे मान लीजिए 3 पदार्थ हैं, 3 पदार्थ हैं। कैसे?
तो उदाहरण से देखेंगे, 3 पशु हैं। कौन कौन? अग्निशोमीय, सवनीय और आनुबंध्य, 3 पशु हैं। अब कहा कि किसका पहले विनियोग हो, किसका पहले प्रयोग होगा। पहले अनुबंध आदि क्रिया अगर होनी है तो किस पदार्थ का पहले होगा और किस 2 पदार्थ का बाद में होगा। यह विचार जहां हो वह क्रम जो है वह कहलाता है स्थानक क्रम। तो प्रकृति याग में अनेक देशों में अनुष्ठेय पदार्थों का जब विकृत याग में एक देश में अनुष्ठान करना हो, अनेक देशों में अनुष्ठेय पदार्थों का अनेक देश में उसका अनुष्ठान किया जा सकता है, लेकिन विकृति याग में जब एक ही देश में एक ही प्रदेश में अनुष्ठान करना हो तो एक साथ तो सबका कर नहीं पाएंगे। तो जिस पदार्थ के देश में वह अनुष्ठान किया जाएगा वह पदार्थ प्रथम अनुष्ठित होगा। देश के आधार पर ही प्रथम अनुष्ठान उस पदार्थ का होगा, अन्य पदार्थों का उसके बाद अनुष्ठान होगा। उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण से यह किस प्रकार से स्पष्ट होगा कि जैसे एक प्रकृति याग है ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम स्वर कामो यजेत, ज्योतिष्टोम नामक याग प्रकृति याग है। अब इसकी विकृति साध्यस्क्र नामक एक इष्टि है। साध्यस्क्र इष्टि में प्रकृति के समान ही अंग इत्यादि का विनियोग होता है, प्रकृति के समान क्रम चलाते हैं। तो जैसे ज्योतिष्टोम करते हैं वैसे ही साध्यस्क्र करेंगे क्योंकि वो उसी की विकृति है। तो कहा यहां पर क्या होगा कि 3 तरह के पशु आएंगे और भिन्न भिन्न देशी ये पशु होंगे। तीनों पदार्थ हैं, उसी इष्टि के प्रति हैं, लेकिन अलग अलग देश में अनुष्ठित है। कैसे? तो कहा एक पशु जो है वो अग्निशोमीय पशु है, वह औपवस्थ्य के दिन में अनुष्ठित होता है। औपवस्थ्य एक काल है, वहाँ अनुष्ठित होता है। दूसरा एक पशु है वह सवनीय पशु है, वह सुत्या काल में, एक और काल है सुत्या काल, तो सुत्या काल में प्रयुक्त होता है। और तीसरा एक आनुबंध्य नाम का पशु है, तो आनुबंध्य जो है वो अंत्य काल में, दूसरे सबसे लास्ट में उसका अनुष्ठान होता है। तो यहाँ का साध्यस्क्र नामक याग विशेष में तेच भिन्न देशा के ते पशुयागाः त्रयः पशुयागाः ज्योतिष्टो में वर्तन्ते तथा ही ज्योतिष्टो में त्रयः पशुयागाः अग्निशोमीयः सवनीयः आनुबन्ध्यश्चेति। तेच भिन्न देशा, उनके तीनों के देश भी भिन्न है। अग्निशोमीय औपवस्थ्यानि, सवनीयः सुत्या काले, आनुबन्ध्यः तु अन्ते। साध्यस्क्रो नाम सोमयाग विशेष। सोमयाग विशेष एक विकृति है, उसका नाम है साध्यस्क्र। च अवक्तव्यत्वात् ज्योतिष्टोम होम विकारः, यहाँ अंग का बोध नहीं है, इसीलिए यह ज्योतिष्टोम के ही विकार के रूप में चकार से कहा गया कि यह जो है वह ज्योतिष्टोम का विकार रूप है, क्योंकि यहाँ वक्तव्य नहीं किया गया है, अंग का विधान नहीं किया गया है, तो ये ज्योतिष्टोम का विकृति याग है। तो कहा अतः ते त्रयोपि पशु यागाः साध्यस्क्रे चोदक प्राप्ताः। तो ज्योतिष्टोम की विकृति होने के कारण से ज्योतिष्टोम में जो 3 पशु का अनुष्ठान होगा, उन्हीं 3 पशुओं का अनुष्ठान यहाँ भी होगा।
उसके विकृति में ही, क्योंकि क्या कहा गया विधि वाक्य ने, क्या कहा अनुबंध अतिदेश से कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, जैसे प्रकृति करेंगे वैसे ही विकृति करेंगे। तो वहाँ जैसे ज्योतिष्टोम में इन तीनों पशुओं का, तीन भिन्न देशीय पशुओं का अनुष्ठान करते हैं, तीन भिन्न देशी यागों का अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी तीन भिन्न देशी पशु याग का अनुष्ठान करना होगा। यदि ऐसा हो तो तेषां च तत्र साहित्यं श्रुतम ही अनुष्ठाने क्रियमाणे अग्निशोमीयानुबन्धयोः स्वस्वस्थानातिक्रम मात्रं भवति। अग्निशोमीय देशे ही अनुष्ठाने क्रियमाणे सवनीयस्य स्वस्थानातिक्रम मात्रम्, अनुबन्धस्य तु स्वस्थानातिक्रमः सवनीयस्य स्थानातिक्रमः च स्यात्। एवं अनुबंधीय देशे अग्निशोमीयस्य द्रष्टव्यः। अब कहा यहाँ पर कौन पशु इन तीनों में से कौन सा याग प्रथम प्रयुक्त हो, पहले कौन सा करें? अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध में से पहले कौन सा करें? तो पहले क्या हो, इसके बाद क्या हो, यही तो कार्य प्रयोग विधि का है, प्राशुभाव बताना। तो कहा यहाँ पर क्या होगा कि तीन पशु याग हैं, अग्निशोमीय, सवनीय और आनुबंध्य। अब साध्यस्क्र में सबसे पहले किसका विधान हो, तो यहाँ स्थान क्रम आएगा और वह कहेगा कि वहाँ जिसका पहले विधान था यहाँ उसका इसी प्रकार से विधान करो। यहाँ दो हेतु आएंगे, दो हेतु हैं, प्रधान प्रत्याशक्ति और स्थानातिक्रम साम्य। प्रधान प्रत्याशक्ति, प्रधान से जो निकट है सबसे ज्यादा वह सबसे पहले होगा। तो प्रधान क्या है? ज्योतिष्टोम है। ज्योतिष्टोम में सबसे निकट क्या है? तो कहा सुत्याकाल। ज्योतिष्टोम सोम याग है और सोम सवन, सोम का ग्रहण, सोम का पान, सोम का अनुष्ठान सबसे पहले सुत्याकाल में करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि प्रधान से सबसे नजदीक कौन सा है, तो सुत्याकाल में कौन सा पशु है, सुत्याकाल में कौन सा पशु याग अनुष्ठेय है, तो सवनीय। इसीलिए प्रधान प्रत्याशक्ति के कारण, प्रधान के प्रति आसक्ति, प्रधान के प्रति समीपता के कारण क्या होगा, प्रधान के प्रति प्रत्यासन्न कौन है, तो प्रधान चूंकि ज्योतिष्टोम है, सोम याग होना है, तो सोम सवन सुत्याकाल में होता है। तो काल के हिसाब से, देश के हिसाब से हमने क्या देखा कि यहाँ सवनीय का सबसे पहले अनुष्ठान होगा। और जब सवनीय का अनुष्ठान हम एक हेतु से कर ले रहे हैं तो दूसरे हेतु से इसकी संपुष्टि करेंगे। क्या? तो कहा तच्च साहित्यम सवनीय देश है, सवनीय देश में साहित्य पता होगा और तस्य प्रत्याशत्ते है, उसके प्रत्याशक्ति के कारण, प्रधान से साहित्य की प्रत्याशक्ति के कारण सवनीय देश प्रथम अनुष्ठित होगा। और दूसरा हेतु है स्थानातिक्रमाच, स्थान के अतिक्रम को देख कर भी। तो कहा स्थानातिक्रम साम्य होना चाहिए। क्या स्थानातिक्रम साम्य है? कि तीनों एक समान ही अतिक्रमण करें, इधर से उधर यदि करना है तो एक समान गति हो तीनों में। अब अगर ऐसा होता है तो आप ही समझिए कि हमारे पास तीन याग हैं और तीन याग 1, 2, 3 है। इनमें से हमने दूसरे नंबर को सबसे पहले अनुष्ठान अगर किया तो अब दूसरा सबसे पहले पहुंचेगा, तीसरे को आना है तो वो एक स्थान का ही अतिक्रमण करेगा, इधर से बाएं से दाएं से आ जाएगा, वह वहां पहुंच गया। एक जैसे शतरंज के 3 खाने, अगर 3 खानों में अगर हमने गोटियां रखी हैं
तो बाएं वाले को भी एक घर चलना पड़ेगा काटने के लिए, और दाएं वाले को भी एक ही घर चलना पड़ेगा काटने के लिए। समान अतिक्रमण होगा। लेकिन यदि हम सबसे पहले तीसरे नंबर का अनुष्ठान करें तो पहले वाले को वहां तक जाने के लिए पहले दूसरे को टपना पड़ेगा, फिर इधर जाना, दो घर का अतिक्रमण करना पड़ेगा, दो स्थान का अतिक्रमण करना पड़ेगा। इसी प्रकार तीसरे वाले को भी अगर पहले के तरफ जाना है तो दो स्थान अतिक्रमण करना पड़ेगा, ये व्यतिक्रम हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए भी पहले किसका अनुष्ठान करते हैं, तो पहले सवनीय पशु का अनुष्ठान करते हैं। यह कैसे पता लगा, तो स्थानातिक्रम साम्य से। तो यह दो हेतु हैं जिसके आधार पे स्थानक्रम विकृति में पदार्थों के अनुष्ठान का क्रम प्रासुभाव निर्धारित करता है। तो यही यहाँ पर समझाया गया, तच्च साहित्यम सवनीय देशे तस्य प्रत्यासत्ते है स्थानातिक्रमाच्च सवनीय देशे ही अनुष्ठाने क्रियमाणे। यदि सवनीय देश में अनुष्ठान को करते हैं तो अग्नि सोमीय अनुबंध यो हो, दोनों जो अगल बगल वाले हैं उन दोनों का स्व स्थानातिक्रम मात्रम भवति, अपना अपना ही बस जगह छोड़ना पड़ेगा। कोई और दूसरे की जगह, बस ये अपना घर छोड़ के इधर आ जाएगा, ये अपना घर छोड़ के इधर आ जाएगा। अधिक अतिक्रमण नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको दो चलना पड़ेगा और इसको भी दो चलना पड़ेगा और बीच वाले को बस एक एक चलना पड़ेगा, ये नहीं होगा। तो अगर दो चले तो सब दो चले, बीच वाले को अलग सुविधा न मिले। यह तभी हो पाएगा जब बीच वाला ही प्रथम अनुष्ठेय हो। तो यही कहा कि स्वस्व स्थानातिक्रमण मात्रम भवति। अग्नि सोमीय देशे ही अनुष्ठाने क्रियमाणे। अगर सवनीय में ना हो, अग्निष्टोम में हो, अग्नि सोमीय में हो, प्रथम वाले में, तब क्या होगा, तो कहा सवनीय से स्वस्थानातिक्रम। सवनीय तो उसके जस्ट बगल में है, एक स्थान चला जाएगा। लेकिन अनुबंध को दो स्थान जाना पड़ेगा। अनुबंध को पहले सवनीय के स्थान में आना पड़ेगा, उसका अतिक्रमण किया, और इसके बाद फिर जाके वो अग्निशोमीय का अतिक्रमण करेगा, तो द्विधा अतिक्रमण करना पड़ जाएगा। इसी प्रकार अगर अनुबंध को अगर अनुष्ठान प्रथम हो तो अनुबंध से तो तू स्वस्थानातिक्रम सवनीय स्थानातिक्रमाश्च स्यात्। तो वहां भी उसी प्रकार से अनुबंध वाला अपना तो छोड़ेगा ही, सवनी का भी छोड़ेगा। तो एवं अनुबंध देशे अग्निशोमीय से, ऐसे ही दोनों जगह, जैसे दाएं वाले बाएं वाले को देखे वैसे ही दाएं वाले को भी देखना चाहिए। तो दूसरे जगह भी उसी प्रकार से देखना चाहिए। तथा च सवनीय देशे सर्वेषाम अनुष्ठाने कर्तव्ये सवनीयस्य प्रथम अनुष्ठानम। इसीलिए सवनीय देश में ही सभी का अनुष्ठान होने के कारण से सवनीय देश को ही प्रथम अनुष्ठित होना चाहिए। और अश्विन ग्रहणांतरम ही सवनीय देश। अब यहाँ पे यज्ञ विशेष की क्रिया पे आ गए। साध्यस्क्र जो होता है उसमें एक पात्र होता है, ग्रह जिसको कहते हैं हम सोमयाग में, तो उस पात्र का नाम है आश्विन। तो आश्विन ग्रहण जो होता है, आश्विन ग्रह का ग्रहण जो होता है, उसके बाद ही हम सवनीय देश में जो है वह अनुष्ठान करते हैं। इसीलिए हम सवनीय देश में अश्विनी देवता के लिए जो ग्रह होता है ना, उसको आश्विन कहा जाता है। तो आश्विन ग्रह को, आश्विन नामक पात्र विशेष को ग्रहण करने के बाद हम सवनीय स्थान को प्राप्त करते हैं। सवनीय देश उसके बाद आता है। इसीलिए क्या होता है, प्रकृति में क्या कहा गया है, अग्नि ज्योतिषोम में क्या कहा गया है, आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति। उपाकरण का कर्म जब होता है तो यह वाक्य पढ़ा गया है कि अश्विन देवता जो हैं उनके ग्रह को, उनके पात्र को, उनके लिए जो सोम पात्र है उसको ग्रहण करके तीन धाराओं वाली, तीन लड़ियों वाली रस्सी से यूप को परिवेष्टित करके
और सवनीय पशु का पहले उपाकरण करें। पशु याग है। तो इस विधि के अनुष्ठित होने पर क्या होता है? तो साध्यस्क्रे अपि, जैसे प्रकृति में हुआ वैसे ही विकृति में भी, साध्यस्क्र में भी आश्विन ग्रहणे कृते सवनीय एव उपस्थित भवति। इसीलिए जिस प्रकार वहाँ सवनीय ही प्रथम उपस्थित है, यहाँ भी स्थानक क्रम से सवनीय की ही प्रथम उपस्थिति होना ही युक्त है। और क्यों? तो कहा तस्य स्थानात् प्रथमम अनुष्ठानम इतरयोः च पश्चात। स्थानक क्रम से उसी का सवनीय पशु का ही प्रथम अनुष्ठान होगा, उपाकरण रूपी अनुष्ठान, और दोनों अन्य जो अग्निशोमी और अनुबंध पशु हैं उनका इनके बाद अनुष्ठान होना ही उचित होगा। तो हमने यहाँ दो चीजें देखी हैं। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये कहा, समग्र अंग का उपदेश यहाँ नहीं है, इसीलिए ये विकृति याग है। साध्यस्क्र याग ज्योतिष्टोम का विकृति याग है। अब यहाँ जब यह समस्या आएगी कि 3 पशु अनुबंध्य हैं, विभिन्न देशों में पठित हैं प्रकृति में, एक जो है वो औपवस्थ्य आहनि में, औपवस्थ्य दिवस में, एक सुत्या काल में, और एक जो है वह अंत्यकाल में अनुष्ठेय है। वहाँ यहाँ पर आकर समस्या ये होती है कि विकृति में तो अंग का ग्रहण है नहीं, अंग का कथन है नहीं, तो हम यहाँ विकृति याग में साध्यस्क्र दृष्टि में किस प्रकार से इन 3 पशुओं में से किसका प्रथम अनुबंध के उपाकरण करें, किसका प्रथम अनुष्ठान करें? तो ऐसा होने पे हम 2 हेतु देखते हैं। एक है प्रधान प्रत्याशक्ति, प्रधान से सबसे नजदीक कौन है? तो प्रधान का देश है, प्रधान हमारा सोम याग है, तो सोम सवन जो है वह सुत्या काल में होता है। तो सोम सवन सवनीय काल में, सुत्या काल में ही होता है। तो सोम सवन के सबसे नजदीक काल में कौन है, सबसे समीप में कौन है, सबसे अधिक प्रत्यासन्न कौन है? तो वह सवनीय पशु है, अतः उसका प्रथम अनुष्ठान करें। और दूसरा हेतु है स्थानातिक्रमात्। तो कहा स्थान का अतिक्रम भी साम्य से होना चाहिए, स्थानातिक्रम साम्य होना चाहिए। तो कहा अगर हम अगल बगल वालों का करते हैं, बीच वाले का नहीं करते प्रथम अनुष्ठान, तो कहा 2 घर जो है वह अतिक्रमण करना पड़ेगा, 2 स्थान का अतिक्रमण करना पड़ेगा, चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, और बीच वाले को एक का ही अतिक्रमण करना पड़ेगा। तो ये वैषम्य हो जाएगा। समानता से अतिक्रमण होना चाहिए। ये तभी होगा जब हम पहले सवनीय पशु का अनुष्ठान करें। तो और वहाँ भी कहा गया है स्थानक क्रम से, इस पे हम प्रकृति के समान विकृति में इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ विधि वाक्य है। क्या? तो विधि वाक्य आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय, आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति। तो कहा सवनीय पशु के उपाकरण का प्रथम विधान वहाँ है। इसी के आधार पे यहाँ भी साध्यस्क्र आदिष्टि में भी सवनीय पशु का ही प्रथम अनुष्ठान करना उचित है, और यही स्थानक क्रम का कार्य है। तो इस प्रकार से स्थानक क्रम क्या करता है? स्थान की, देश की, प्रकृति याग में नाना देशों में अनुष्ठित जो क्रियाएं हैं, पदार्थ हैं, उनका विकृति याग में क्रम बताना, एक देश में क्रम बताना, एक स्थान पर क्रम बताना ही स्थानक क्रम का कार्य है। और इस प्रकार से यह प्रासुभाव के बोध कराने में सहायता उत्पन्न करता है, सहायता करता है। अब स्थानक क्रम के बाद दूसरा 5वां जो हमारा प्रमाण है, 5वां जो हमारा क्रम भेद है, वह मुख्य क्रम का है। मुख्य क्रम, मुख्य से ही पता लगता है कि जिसकी मुख्यता हो, जिसकी प्रधानता हो। क्या, किस चीज की प्रधानता हो? तो कहा प्रधान के अनुसार, मुख्य के अनुसार जो क्रम स्वीकार किया जाएगा कि प्रधान, देखिए 3 जो है वह प्रकृति याग में चल रहा था, अब ये 3 विकृति याग में चलेगा। तो क्या प्रधान के हिसाब से, अब ये विकृति याग के लिए चर्चा कर रहे हैं हम सारी स्थानक क्रम से। तो
तो कहा प्रधान का जैसा क्रम था, मतलब प्रधान में अंगों को जिस क्रम में अनुष्ठान किया गया था उसी क्रम में जब हम अंगों का अनुष्ठान करते हैं, कहाँ, विकृति में, क्योंकि यहाँ तो अंगों का वर्णन ही नहीं किया गया, अंगों का उपदेश ही नहीं किया गया, तो प्रधान के आधार पर ही यहाँ जब क्रम निर्धारण करेंगे तो वह क्रम मुख्य क्रम कहलाएगा, क्योंकि हमने प्रधान को देख के क्रम निर्धारण किया है विकृति में, प्रकृति के आधार पर। तो यही कहा प्रधान क्रमेण यो अंगानाम क्रम आश्रियते स मुख्य क्रम। प्रधान के क्रम से जो अंगों का क्रम ग्रहण किया जाता है विकृति याग में, उसी को हम मुख्य क्रम कहते हैं। ये नहीं क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेन तेनेव क्रमेण चेत तेषाम अंगानाम अनुष्ठीयन्ते तदा सर्वेषाम अंगानाम स्वैः प्रधानैः तुल्यं व्यवधानं भवति। व्युत्क्रमेण तु अनुष्ठाने के चांचित अंगानाम स्वैः प्रधानैः अत्यन्तं व्यवधानम् अन्येषाम अत्यन्तं व्यवधानम् एक का कुछ का तो अच्छा, हम पहले इसको पढ़ लें वाक्य को। तो कहा व्युत्क्रमेण तु अनुष्ठाने के सांचित अंगानाम स्वयं प्रधान ही अत्यंतम अव्यवधानम अन्येषाम अत्यंतम व्यवधानम तच्च अयुक्तम प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधापत्य है। अतः प्रधान क्रमो अपि अंग क्रमे हेतु। क्या अंगों का वह क्रम जो प्रधान में, मुख्य में, अंगी क्रिया में अनुष्ठित किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, वही जब गौण में भी अनुष्ठान उसी क्रम से किया जाए तो वह क्रम विधान मुख्य क्रम कहलाता है। क्यों, ऐसा क्यों करते कि जिस क्रम से प्रधान का अनुष्ठान, प्रधान क्रियाएं जिस क्रम से अनुष्ठित हुई हैं उसी क्रम से अंग क्रियाएं अनुष्ठित होंगी। यह क्यों करते हैं? तो कहा तुल्य व्यवधान कराने के लिए। वही वाली बात है स्थान समतिक्रम्य, स्थान अतिक्रम साम्य। इसी प्रकार यहाँ व्यवधान अतिक्रम नहीं होना चाहिए, तुल्य व्यवधान होना चाहिए। जितना व्यवधान एक क्रिया से उतना ही व्यवधान दूसरे अंग की क्रिया से, तो तुल्य व्यवधान होनी चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था होगी। कैसे कि अगर समान व्यवधान नहीं होगा, समान अंतराल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, कोई क्रिया किसी के बहुत नजदीक हो जाएगी, कोई क्रिया किसी से बहुत दूर हो जाएगी, वो अयुक्त हो जाएगा। अतः प्रयोग विधि का कार्य ही यही है कि साहित्य बताए वो एक साथ, ये नहीं कि ये बहुत दूर है इससे, जो बहुत दूर चली जाए, एक अगर बहुत नजदीक आ जाएगा तो दूसरा बहुत दूर हो जाएगा, श्रृंखला टूट जाएगी, क्रम टूट जाएगा, वितति विशेष खंडित हो जाएगा। तो ऐसा होने पे प्रधान विधि अवगत ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रधान के क्रम से ही अंग का क्रम जो है वह निर्धारित होना अतः उचित है। अतः अंग के क्रम में प्रधान का क्रमवत्व हेतु है कि जिस प्रकार से अंग प्रधान का अनुष्ठान किया क्रम का, उसी प्रकार से अंग अनुष्ठान गौण में भी हो, अंग में भी हो। इसीलिए अतएव उदाहरण देते हैं कि प्रयाज शेषेन आदो आग्नेय हविषो धारणम पश्चात ऐन्द्रस्य दधनः। अब कहा कि प्रयाज आदि अंग हैं, तो कहा प्रयाज आदि अंग हैं किसके, दर्श पूर्णमास के। तो कहा दर्श पूर्णमास में जैसे पहले इष्टि पढ़ी गई है तो हमने वो देखा है कि आग्नेय को आग्नेयम 10 का पालम एकादश का पालम आलभेत और ऐन्द्राग्नम 12 का पालम आलभेत। तो कहा तो वहाँ हमने क्या किया था, तो हमने वहाँ पहले अग्नि का ग्रहण किया, फिर इंद्र का ग्रहण किया, पहले आग्नेय इष्टि थी, फिर ऐन्द्र थी। तो कहा यही क्रम यहाँ भी निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है? तो कहा जो आज्य बच गया, प्रयाज हमने कर लिया, प्रयाज में होम करते हैं, ईडो यजति समिदो यजति तनुपातम यजति, होम करते हैं। तो इसके बाद जो आज्य बचा रह गया, आज्य हविष्य घृत,
जिससे हम करते हैं होम। तो कहा वह आज्य जब बचा है, प्रयाज के बाद हमारा घी बच गया, तो फिर हम क्या करते हैं, उस घृत से, उस आज्य से हमको अभिधारण करना है, छिड़काव करना, वो छींटते हैं हम अलग अलग हवि पे। तो कहा पहले किसका अभिधारण करें, आग्नेय हवि का या ऐन्द्र हवि का। तो कहा जिस प्रकार प्रधान में पहले आग्नेय हवि का अभिधारण है, इसके बाद ऐन्द्र हवि का अभिधारण है, तो इसी क्रम में प्रधान के अनुसार ही, प्रधान के क्रम के अनुसार ही, दर्श पूर्ण मास के क्रम के अनुसार ही प्रयाज आदि में भी पहले आग्नेय हवि का अभिधारण करते हैं, तत्पश्चात ही ऐन्द्र हवि का अभिधारण करते हैं, क्योंकि आग्नेय और ऐन्द्र याग में परस्पर पौर्वापर्य बताया गया है। तो कहा अत्र ही द्वयो अभिधारणयो, दोनों के अभिधारण का स्वेन प्रधानेन तुल्यम एकांतरित व्यवधानम भवति। कहा इनमें यह जब हम अभिधारण करते हैं तो अपने अपने प्रधान से इनका तुल्य व्यवधान होता है, मतलब एक का एक से व्यवधान, दूसरे का दूसरे से व्यवधान बराबर होता है। दोनों का विलंब जो है वह अपने अपने प्रधान से बराबर होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, तो कहा कैसे बराबर होगा, तो कहा यहां दोनों अभिधारण का अपने अपने बीच में जो क्रिया की गई है, तो एक एक क्रिया ही इन दोनों के बीच में आती है, पहले वाले के बाद पहला वाला, दूसरे वाले के बाद दूसरा वाला। तो इन दोनों के बीच जो व्यवधान है वह बराबरी का है। कैसे बराबरी का है, तो कहा आग्नेय हवि धारणे, आग्नेय हवि धारणाग्नेय यागयो हो ऐन्द्र याग हवि धारणे न व्यवधानात्, और ऐन्द्र याग हवि धारण ऐन्द्र यागयो हो आग्नेय यागे न व्यवधानात्, अतः च आदौ आग्नेय हवि धारणम तस्य ऐन्द्रस्य हविषः तत् आग्नेय यागः ततश्च ऐन्द्रो यागः इत्येवं क्रमो मुख्य क्रमात् सिद्धो भवति। कहा यहाँ पर होता क्या है कि अभिधारण जो दोनों का अलग अलग होगा वो अपने अपने प्रधान से तुल्य मध्यवर्ती, बराबर मध्यवर्ती एक एक क्रिया के व्यवधान से स्थित होगा, यह क्रिया अनुष्ठित होगी। क्यों? क्योंकि जब हम आग्नेय हवि का धारण करेंगे, अभिधारण करेंगे, आग्नेय हवि का छिड़काव करेंगे, तो आग्नेय याग और आग्नेय हवि धारण, आग्नेय याग प्रधान है, आग्नेय हवि धारण हम कर रहे हैं, तो कहा इनके बीच में बस एक क्रिया का व्यवधान होगा। क्या? ऐन्द्र हवि धारण का। आग्नेय याग और आग्नेय हवि धारण के बीच में क्या होगा, तो कहा आग्नेय हवि धारण और आग्नेय याग के बीच में एक व्यवधान होगा, एक क्रिया का व्यवधान होगा। क्या क्रिया है वह? तो ऐन्द्र याग हवि धारण। और इसी के समान जब हम ऐन्द्र याग हवि धारण करेंगे और ऐन्द्र याग करेंगे, इन दोनों के बीच का जब देखेंगे तो इनके बीच भी एकमात्र ही ऐन्द्र याग का व्यवधान बचा रहता है, इनमें भी ऐन्द्र याग का व्यवधान बना रहता है। तो आग्नेय हवि धारण और आग्नेय याग के बीच व्यवधान है ऐन्द्र हवि धारण का, और ऐन्द्र याग और ऐन्द्र हवि धारण के बीच में व्यवधान है, वहां भी व्यवधान किस चीज का? ऐन्द्र याग का। तो यहां एक एक व्यवधान ही बचा रहता है। तो कहा ऐन्द्र याग हवि धारण ऐन्द्र याग यो हो आग्नेय याग का ही इसके बीच में व्यवधान रहता है, आग्नेयन व्यवधानात्। तो कहा ऐन्द्र याग और ऐन्द्र हवि धारण इनके बीच में व्यवधान रहेगा आग्नेय याग का, और आग्नेय हवि धारण और आग्नेय याग के बीच में व्यवधान रहेगा
ऐन्द्र याग हविधारण का। तो बराबर का व्यवधान है, तुल्य व्यवधान है, एक एक क्रिया का व्यवधान इन दोनों क्रियाओं के बीच में रहता है। इसीलिए पहले क्या कहते हैं, कहा आदौ च आग्नेय हविधारणम, पहले आग्नेय हवि का धारण कर लेते हैं। अब अंग को, अब क्रम को देखिए, पहले क्या किया, आग्नेय हवि का धारण किया, फिर क्या किया, ऐन्द्र हवि का धारण किया, अब क्या किया, इसके बाद आग्नेय याग किया और इसके बाद ऐन्द्र याग किया। बराबर व्यवधान है कि नहीं, 1 2 3 4 इनको मान लीजिए। आग्नेय हवि धारण 1 है, दूसरा नंबर है ऐन्द्र हवि धारण 2 हो गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे है आग्नेय याग और चौथे नंबर पे है ऐन्द्र याग। अब दोनों यागों के बीच एक एक, दोनों हवि धारण के बीच एक एक याग का एक एक क्रिया का व्यवधान रह जाएगा। तो यह तुल्य व्यवधान है। मतलब 1 2 3 4, अगर हम एक को उजला दूसरे को काला कर दें तो वह उजला काला इस प्रकार का व्यवधान बनेगा। तो एक साथ न 2 उजले आएंगे न एक साथ 2 काले आएंगे, यही समान व्यवधान है। तो यह कैसे पता लगेगा, जिस क्रम से प्रधान का अनुष्ठान उसी क्रम से मुख्य, उसी क्रम से अंग का अनुष्ठान, प्रधान के आधार पर जो क्रम का निर्धारण है उसी को मुख्य क्रम कहा जाता है। तो इसीलिए अतः युक्तः प्रयाज शेष अभिधारण से मुख्य क्रमात् क्रमः, इसलिए प्रयाज में जो बचा रहता आज उसका अभिधारण मुख्य क्रम से किया जाता है। मुख्य क्रम के आधार पे वहाँ क्रम का निर्धारण किया जाता है और इन क्रमों में परस्पर बलाबल होता है। यह पहले ही बता दिया गया है कि यह मुख्य क्रम जो है वह प्रवृत्ति क्रम से बलवान होगा लेकिन स्थान क्रम से निर्बल होगा। अब सबसे निर्बलतम और सबसे आखिरी क्रम भेद जो है वह प्रवृत्ति क्रम का है। इसको भी हम देख लें। प्रवृत्ति कहा ही जाता है प्रवृत्त होने के भाव को, प्रयुक्त होने के भाव को, अनुष्ठित होने के भाव को। तो उसका जो क्रम है उसके आधार पे कुछ वर्णन है। शब्द से तो यही प्रतीत हो रहा है, हम लक्षण देखेंगे और स्पष्ट होगा। सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपाति नाम अंगानाम आवृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्ये द्वितीयादि पदार्थानाम प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमात् यह क्रमः सप्रवृत्ति क्रमः का सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु। जब विभिन्न प्रधान, अभी तो एक प्रधान के हिसाब से विभिन्न अंगों का क्रम बता रहे थे हम, अब जब प्रधान भी कई प्रयुक्त हो गए, प्रधान जो हैं यदि 2 से अधिक हैं, अनेक हैं, अनेक भी नहीं, विभिन्न हैं, नाना हैं, यहाँ प्रधानेषु कहा है बहुवचन में। सप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु, एक साथ प्रयुक्त होने वाले प्रधानों में जब कई प्रधान क्रियाओं का एक साथ अनुष्ठान करना हो, एक साथ मतलब अविलंब से क्रम से अनुष्ठान करना हो, तो उनके जो सन्निपत्योपकारक अंग होते हैं, सन्निपत्योपकारक हमने आपको बताया था, जो अंग के विधान से उपकार करते हैं वो सन्निपत्योपकारक हैं। कर्मांग द्रव्याद उद्देश्येन विधीयमानम कर्म मुख्य क्रम, और जहाँ कर्मांग द्रव्य का उद्देश्य करके विधीयमान कर्म होता है, अंग द्रव्य का उद्देश्य करके, तो कहा उसको सन्निपत्योपकारक कहते हैं। और कर्मांग द्रव्य के अनुद्देश्य से जो साक्षात केवल कर्म का ही विधान करे उसे अरादुपकारक कहते हैं। तो यहाँ अंग की बात हो रही है, जब अंग की बात हो रही है तो ऐसे कर्म को सन्निपत्योपकारक अंग कहते हैं। तो कहा सन्निपत्योपकारक जो कर्म हैं, क्रियाएं हैं, तो उनके, तो कहा सन्निपाती नाम अंगानाम। तो ये सन्निपाती अंग कौन है? सन्निपत्योपकारक अंग है। तो इनके आवृत्ति
आवृत्ति से अनुष्ठान जब करना हो, आवृत्ति से सीक्वेंस से जब अनुष्ठान करना हो कि पहले कौन सा सन्निपत्योपकारक अंग अनुष्ठित होगा, इसके बाद कौन सा सन्निपत्योपकारक अंग अनुष्ठित होगा, जब यह अनुष्ठान करना हो, प्रयाज आदि का अनुष्ठान जब करना हो, तो हम क्या करते हैं? तो कहा प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमात् यह क्रमः। तो कहा प्रथम जो अनुष्ठित क्रिया होती है ना, प्रथम जो अनुष्ठित सन्निपत्योपकारक अंग होता है, उसके क्रम से द्वितीय आदि जो बाद के अंग हैं उनका जो क्रम निर्धारण होता है कि प्रथम अनुष्ठान जिसका किया गया वो पहला, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि सन्निपत्योपकारक के आवृत्ति क्रम से हम जो अनुष्ठान करते हैं उसी को हम प्रवृत्ति क्रम कहते हैं। कैसे? तो कहा यथा प्राजापत्य अंगेषु, प्राजापत्य याग अगर है, प्राजापत्य याग के अंगों में क्या करते हैं? तो कहा प्राजापत्या ही वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैहि चरन्ति इति वाक्येन तृतीया निर्देशात् सा इति कर्तव्यता का एककालत्वेन विहिता। अतः तेषां तदंगानां च उपकरण नियोजन प्रभृतीनां साहित्यम संपादनीयम। कहा यहाँ एक याग है प्राजापत्य याग, तो वहाँ एक विधि वाक्य है वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैहि चरन्ति। तो कहा इस विधि वाक्य के द्वारा प्राजापत्य यागों का विधान किया जाता है, और यहाँ प्राजापत्यैहि जब कहा तो वहाँ तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो प्राजापत्यैहि में तृतीया विभक्ति से सूचित क्या होता है कि यह जो याग है, प्राजापत्य जो याग है, वहाँ इति कर्तव्यता के रूप में एक कालत्वेन, एक काल में अनुष्ठीय जो है कौन कौन अंग हैं? तो कहा सारे सन्निपत्योपकारक जो अंग हैं वह सभी क्रियाओं के साथ, सभी सन्निपत्योपकारक अंग के साथ वह एक काल में उसका अनुष्ठान होना है। मतलब अव्यवधान से, समान व्यवधान से, साथ साथ उसका अनुष्ठान होना है। यहाँ इस प्रकार से क्या होगा? तो का अतः तेषां तत् अंगानाम, वहाँ उनका प्राजापत्य याग और उसके जो अंग हैं सन्निपत्योपकारक, उनका जो सन्निपत्योपकारक अंग के साथ जो क्रियाएं होंगी, प्रजापति याग में जैसे क्रियाएं होती हैं पशु का उपाकरण, नियोजन इत्यादि, तो इसका एक साथ अनुष्ठान कर्तव्य है। कहा यह उपाकरण होगा तो एक साथ होगा, नियोजन होगा तो एक साथ होगा। हाँ, तो कहा यहाँ पर क्या होगा? तो कहा तत्र प्रजापत्यानां संप्रतिपन्न देवताक देव प्रजा तत्र प्राजापत्यानां संप्रतिपन्न देवताकत्वेन एकस्मिन् काले अनुष्ठानात् उपपद्यते साहित्यम। तो कहा एक देवता के प्रति समस्त प्राजापत्य पशु अनुष्ठित होते हैं, एक ही देवता के लिए उनका आलभन किया जाता है, एक ही देवता के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सभी प्राजापत्य पशुओं का एक काल में ही अनुष्ठान करने पे वह साहित्य जो है, अनुष्ठान का जो एक कालत्व है, अनुष्ठान का जो सहभाव, समान काल में होने का भाव है, वह तभी उपपन्न हो पाएगा, तभी प्रस्तुत हो पाएगा, संपन्न हो पाएगा, जबकि सभी पशुओं की तत्त क्रियाएं एक साथ ही हो, क्योंकि सभी पशु एक ही देवता के प्रति स्वीकृत होते हैं, एक ही देवता के प्रति प्रयुक्त होते हैं। तो अब कहा कि एक साथ ही सभी पशुओं का अनुष्ठान करेंगे तभी संभव है, और एक साथ एक काल में सभी पशुओं का अनुष्ठान कैसे कर देंगे? क्योंकि अनुष्ठान तो अलग अलग हैं। एक का उपाकरण करेंगे, फिर उसका नियोजन, पहले एक का नियोजन करेंगे, फिर जो है वह पहले एक का उपाकरण करेंगे, फिर नियोजन करेंगे, फिर अन्य आलभन इत्यादि क्रियाएं करेंगे।
तब फिर दूसरे का उपाकरण करेंगे, नियोजन करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उसमें समकालिकता तो आएगी नहीं, क्योंकि एक काल में एक ही पशु का उपाकरण हो सकता है, एक काल में सारे पशुओं का उपाकरण तो हो नहीं सकता। एक काल में यदि एक पशु का उपाकरण किया फिर उस पशु का नियोजन किया तो यहाँ तो काल में व्यवधान हो जाएगा। तो कहा इससे अच्छा ये है कि सारे पशुओं का उपाकरण एक बार कर लें। मतलब पहले उपाकरण यदि करना है तो समस्त पशुओं का जो उस देवता के लिए प्रयुक्त हुए हैं एक साथ उपाकरण कर लेते हैं। इसके बाद नियोजन अगर आया तो फिर प्रथम से लेके अंतिम तक पशु का नियोजन एक साथ कर लिया। तो मतलब एक एक क्रिया को एक एक कालावच्छेदन करेंगे तो उन क्रियाओं में समान व्यवधान होगा कि एक का पहले उपाकरण किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया, ऐसे ही एक समान काल आया कि एक का अगर 5:10 पे किया, दूसरे 5:11, फिर तो ऐसा करते हुए इसके बाद जब नियोजन करेंगे तो 6:10 पे अगर एक का नियोजन हुआ है तो 6:11 पे दूसरे का, 12 पे तीसरे का, इस प्रकार से सभी के उपाकरण, नियोजन आदि क्रियाओं में तुल्य व्यवधान होगा। 1 घंटे का समय अंतराल सब में बराबर बराबर होगा तो फिर सहप्रयुक्ति होगी कि सबका एक बार में, अगर जैसे 10 लोगों को तैयार करना है तो एक बार एक को कमीज पहना दिया, फिर दूसरे को कमीज पहनाया, फिर तीसरे को पहनाया, ऐसे 10 बच्चे हैं तो कोई बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि इसको पहले तैयार कर दिया, मुझे बाद में तैयार किया। क्योंकि जब एक को कमीज पहनाई उस समय दूसरे की टाई नहीं लगी है, दूसरे को जब पहनाई तो तीसरे की पहले की नहीं लगी है, तीसरे को जब पहनाई तो पहले दूसरे की नहीं लगी है। लेकिन यदि हम एक साथ पहले एक को कमीज पहना दें, फिर टाई लगा दें, फिर दूसरे को कमीज पहनाने जाएं तो अगला कहेगा कि उसको तो तैयार कर दिए, उसको पहले कर दिए, हम तो लेट हो गए। तो समान अंतराल नहीं रह पाएगा कमीज पहनाने और टाई पहनाने में। इसी प्रकार से एक देवता के लिए जो प्राजापत्य याग किए गए हैं उसमें बहुत सारे पशुओं की बहुत सारी क्रियाओं का अंतःवर्णन है अंदर। तो वहाँ एक कालावच्छेदन, एक पशु की एक क्रिया करने के बाद दूसरे पशु की वही क्रिया अगर करते हैं तो क्रिया में समकालिकता, अनुष्ठान में समकालिकता की व्याख्या हो पाएगी। यही जो क्रम बताता है ना, इसी को प्रवृत्ति क्रम कहते हैं। इसको ही हम यहाँ देखेंगे। तत्र प्राजापत्यानां संप्रतिपन्न देवताकत्वेन एकस्मिन् काले अनुष्ठानात् उपपद्यते साहित्यम तदंगानां च एकस्मिन् काले अनुष्ठानम अशक्यम। एक काल में सबका अलग अलग अनुष्ठान तो संभव नहीं है। नहीं एकेषां पशूनां उपाकरणम एकस्मिन् काले कर्तुम शक्यम। कहा नहीं एकेषां पशूनां उपाकरणम और नहीं अनेकेषां पशूनां उपाकरणम एक काले एकस्मिन् काले कर्तुम शक्यते। अनेक पशुओं का एक काल में उपाकरण नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? अतः तेषां साहित्यम अव्यवधानेन अनुष्ठानात् संपाद्यम एकस्य उपाकरणं कृत्वा अपरस्य उपाकरणम इति। एक का उपाकरण करने के बाद दूसरे का उपाकरण करेंगे तो साहित्य रहेगा कि इसके साथ सबको एक साथ बटा। देखिए क्रम होगा तो पौर्वापर्य तो होगा, लेकिन अगर अगर किसी जगह भोज किया जा रहा है तो अगर एक व्यक्ति बैठा है उसके बगल दूसरा बैठा, कोई पहला होगा कोई अंतिम होगा, लेकिन भोज एक साथ सबके प्रसादार्थ एक अनुष्ठान में कोई भोज हो रहा है, उसमें सभी देवताओं, सभी जो अतिथि देवता हैं, जो मानव हैं, जो भोक्ता हैं, वो सभी की अंगता एक समान है। तो यदि हम अगर एक को पहले पूरी दे दी, सब्जी दे दिया, मिठाई दे दी, अगर एक को सारे भोज्य पहले दे दिए फिर दूसरे को देने जाएं तो एक दूसरा कहेगा कि पहले वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दे दी।
और मुझे नहीं दी। लेकिन यदि एक बार सबको पूरी दे दें, फिर सबको सब्जी दे दें, ऐसा करने पे, क्योंकि कर्ता एक ही है, ऋत्विक की संख्या निर्धारित है, पहले ये बात की जा चुकी है कि अनेक व्यक्ति अपने मन से हम योजित नहीं कर सकते। बता गया है कि 4 ही ऋत्विक होंगे तो 4 ही होंगे, नियंत्रित है संख्या तो, और सबका कार्य भी नियंत्रित है। तो ऐसे में एक का उपाकरण करें, फिर दूसरे का उपाकरण करें, फिर तीसरे का, इस प्रकार से अगर यदि क्रम हो तो वह संगति प्राप्त होगी, क्रम की समान व्यवधान होगा। इसीलिए प्राजापत्येषु एकम पदार्थम सर्वत्र अनुष्ठाय द्वितीय पदार्थ अनुष्ठेय, एक पदार्थ को सब तरफ से, सभी में, सभी पशुओं में अनुष्ठित करके, यदि उपाकरण करना है तो सबका करके तभी नियोजन के लिए नियोजन का अनुष्ठान शुरू करना चाहिए। तत्र प्रथम पदार्थानुष्ठानम कस्माचित अपरो कस्माचित पशोः, अच्छा, कस्माचित पशोः आरभ्य कर्तव्यम, प्रथम पदार्थ का अनुष्ठान यदि उपाकरण करना है तो किसी एक पशु से शुरू करके उसका आरंभ करना चाहिए। द्वितीयस्तु पदार्थो येन क्रमेण प्रथमो अनुष्ठितः, और फिर जिस पशु का से शुरुआत की, उसी पशु से, जिस क्रम से वह प्रथम अनुष्ठान हुआ, उसी क्रम से द्वितीय अनुष्ठान भी होना चाहिए। तेनैव क्रमेण अनुष्ठेयः प्रयोग विधि अवगतस्य मिथो अंग साहित्यस्य उपपत्ते। इससे क्या होगा, प्रयोग विधि से जो अवगत होना है, क्या अवगत होना है तो कहा उन दोनों का साहित्य, अंगों का, जो 2 अंग अनुष्ठान किए गए, उन दोनों अनुष्ठानों का साहित्य इसी से पता लगेगा। इसमें क्रम जो है, वितति विशेष जो है, वह तभी पता लगेगा जबकि हम तुल्य व्यवधान से क्रिया का अनुष्ठान करेंगे। तो इस प्रकार से जो मुख्य का क्रम है वह ही जो है वह अंग का भी क्रम होगा। मुख्य के क्रम से ही अंग के क्रम का अनुष्ठान करेंगे। यह पता लगता है जिस क्रम से, उस क्रम को हम कहते हैं प्रवृत्ति क्रम। जिस क्रम से मुख्य में प्रवृत्ति हुई, अनुष्ठान इत्यादि की, उसी क्रम से अंग में प्रवृत्ति होगी, उसके अंगों की प्रवृत्ति होगी। यह जिस क्रम से पता लगे उसे स्थानक क्रम कहते हैं, और यह अन्य क्रमों की अपेक्षा निर्बलतम होता है। तो इस प्रकार से तदेवं निरूपितः षड्विध क्रम निरूपणेन, 6 क्रम के निरूपण के माध्यम से, एवं निरूपितः, निरूपित किया गया इस प्रकार से, प्रयोग विधि व्यापारः, प्रयोग विधि का व्यापार अर्थात प्रासुभाव का बोधन निरूपित किया गया इन 6 क्रमों के माध्यम से, 6 क्रम प्रभेद के निरूपण के माध्यम से। तो इन 6 क्रमों के आधार पर प्रयोग विधि प्रयोग में प्रासुभाव का बोध कराती है, प्रयोग में प्रासुभाव का विधान करती है, प्रधान के साथ अंग के संपादन का विधान कराती है, दोनों के मध्य साहित्य का, सहभाव का, और यहाँ सहभाव का अर्थ अविलंब है, एक काल नहीं, एक कालत्व नहीं है। इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार का व्यापार प्रयोग विधि इन 6 क्रमों के निर्धारण, क्रमों के निरूपण के माध्यम से करती है। तो यहाँ हमने विधि के इस तृतीय प्रभेद को सविस्तर इसकी व्याख्या देखी, और सब प्रमाण इसका निरूपण ग्रंथक क्रम के आधार पर, ग्रंथ में जिस प्रकार से किया गया, हमने उसका अध्ययन अनुशीलन किया। अब यदि हम अपने पूर्व के जो ग्रंथ, सरलतर जो ग्रंथ है अर्थ संग्रह, वहाँ जाकर इसका एकदा पुनः अनुशीलन करें तो यह अवगति हमारी दृढ़ हो जाएगी और सरलतया ग्राह्य होगी। अतः एकदा तत्त स्थलों पर अर्थ संग्रह का भी अनुशीलन, उसकी भी आपको मैं सलाह देता हूँ। और इसके साथ अब हम अगली कक्षा में
अधिकार विधि की चर्चा करेंगे, अधिकार विधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।